हमारे चैनल पर फिर से। और आज मैं बहुत आग्रह पर आज का यह टॉपिक पेश कर रही हूँ और यह चीन के इतिहास से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो मैं हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट कहती हूँ क्योंकि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ चांग काई शेक के बारे में और उनकी गृह नीति के बारे में। चांग काई शेक और उनकी होम पॉलिसी। चांग काई शेक की गृह नीति कभी कभी नानकिंग सरकार की गृह नीति के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं चांग काई शेक की। सबसे पहले हम चांग काई शेक को जानते हैं कि ये चांग काई शेक कौन थे। चांग काई शेक चीन के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। सन यात सेन के बाद चांग काई शेक ने भी चीन के लिए कुछ करने का सोचा। सन यात सेन का जो महत्व है चीन के इतिहास में, चांग काई शेक का भी महत्व उससे कम नहीं है। तो चांग काई शेक का जन्म 30 अक्टूबर 1888 को पेकियांग नाम के प्रांत में हुआ था और ये एक साधारण खाते पीते परिवार के थे, लेकिन बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और इनकी माता ने इन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। इनकी माता ने इन्हें राष्ट्रीयता की भावना इनमें भरी। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने सैनिक स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। फिर हम देखते हैं कि 1907 से लेकर 1911 तक ये बाहर चले गए पढ़ने के लिए, जापान गए और जापान में ही इनकी मुलाकात सन यात सेन से हुई। और सन यात सेन से इनकी मुलाकात होने के बाद, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जापान में कुओमितांग दल की स्थापना हुई थी। सन यात सेन नवयुवकों को एक राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्हें जागृत कर रहे थे अपने राष्ट्र के लिए। किस लिए? कि हमें अपने चीन को एक करना है और हमें मंचू सरकार से मुक्ति पानी है, हमें विदेशियों से अपने को मुक्त करना है। ये सब उनका एजेंडा था और इन सब बातों से चांग काई शेक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और वो जब चीनी क्रांति हुई उसमें भी उन्होंने भाग लिया। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा दिखाई, अपने बाहुबल से उन्होंने बहुत अच्छा किया युद्ध में। लेकिन कुछ दिन बाद वो यहाँ से इस्तीफा दे के चले गए और वो व्यापार करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजनीति में आने से पहले पैसा जमा करना चाहिए, तो व्यापार से पैसा जमा हो सकता। उन्होंने व्यापार किया। व्यापार करने के बाद वो जो है 1923 में पुनः सैनिक स्कूल वामहुआ ऐसा कुछ नाम था, वहां पे उन्होंने अध्यक्ष के पद पर अपना योगदान दिया। उसके बाद वो कुओमितांग दल के अध्यक्ष बने। उसके बाद वो राष्ट्रीय सेना के सेनापति बन गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपने एक ऐसी जगह को प्राप्त कर लिया था जहां से वह सन यात सपने को पूरा कर सकते थे। और उन्होंने उस समय चीन में बहुत सारी सरकारें बनी हुई थी। जहां जिसको मन करता था वहां अपनी सरकार बना देते थे। कहने का मतलब कि पैरेलल सरकार एक नहीं, दो नहीं, 4-5 चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में इन्हें खत्म करना इनकी जिम्मेवारी थी और इन्होंने कैंटन पे, हांगपो पे, शातुंग पे, इन सारे क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा किया, इसे अपने अधीन किया और अंततः वो नानकिंग पे अपना प्रभाव जमाए और नानकिंग और पेकिंग पे। और इसके बाद इससे जो है विदेशी जो वहां थे वो घबराने लगे। चांग काई शेक तो एकदम आफत किए हुए हैं।
तो इस तरह से चांग काई शेक ने अपना काम किया, लेकिन उसने सोचा कि अब सिर्फ देश में क्रांति या युद्ध या हंगामा करने से अच्छा है कि कुछ सुधार का काम भी करना चाहिए, क्योंकि चीन में बहुत दिनों से विद्रोह, क्रांति, अव्यवस्था जैसी चीजें फैली हुई थी और कहीं भी सुधार की गुंजाइश नहीं थी। इससे पब्लिक भी बहुत परेशान थी। तो उन्होंने अपनी गृह नीति को ठीक करने के लिए, अपनी होम पॉलिसी को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए, जिसका जिक्र मैं यहाँ करूंगी बहुत ही संक्षेप में। राजनीतिक सुधार, सबसे पहले राजनीतिक सुधार किया गया। क्या राजनीतिक सुधार किया गया कि नानकिंग को बनाया गया राजधानी। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि पीकिंग से हटा करके नानकिंग को राजधानी बनाया गया, और राजधानी बनाने के साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वो नानकिंग लाए गए। दूतावास नानकिंग आया, हर जगह हर महत्वपूर्ण ऑफिस जो है वह यहाँ स्थापित किए गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक केंद्रीय राजनीतिक सभा बनी। इस केंद्रीय राजनीतिक सभा जो है, इसमें कुओमितांग दल का नियंत्रण था, और इस केंद्रीय सभा में 5 विभाग थे। 5 विभाग कौन? कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शिक्षा और नियंत्रण। और इसके जो अध्यक्ष थे वो केंद्रीय राजनीतिक सभा के अध्यक्ष थे, वो युआन कहे जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीय राजनीतिक सभा का गठन किया गया। इसमें जो है इसके जो सदस्य होते थे उसे चुनने में भी जो है बहुत सारे नियम बनाए गए। प्रांत को, केंद्र को, सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ इसके सदस्य बनाए गए। और इस तरह हम देखते हैं कि यह केंद्रीय राजनीतिक दल जो है यह बहुत ही प्रभावी हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एक नया संविधान भी इसके अंतर्गत बना। 12 मई 1931 को एक नए संविधान का भी निर्माण किया गया, और यही संविधान 1934 में जो है उसे अपनाया भी गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सुधार किए गए। यह एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जिस तरह नानकिंग में एक सरकार स्थापित की, क्योंकि हम देख रहे हैं कैंटन में, पीकिंग में, इन सारी जगहों पर एक एक सरकार थी। यहाँ से सबको एक करके लाया गया, नानकिंग सेंट्रलाइज वहां किया गया। अब हम देखते हैं क्या हुआ अगला कदम इनका, विरोधियों का अंत। हमने बताया कि सन यात-सेन की मृत्यु के बाद कुओमितांग दल में मतभेद हो गया था वहां के सदस्यों के बीच में। कुछ दक्षिणपंथी थे, कुछ वामपंथी थे, और इन वामपंथी और दक्षिणपंथी में दोनों में एक ऐसा रिश्ता था कि दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते थे। ऐसे में चांग काई शेक के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न था कि इसके कारण भी चीन में अव्यवस्था और एक विरोध का माहौल बना हुआ था, इसे भी दबाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहला था प्रांत का सेनाध्यक्ष। जैसा कि मैंने बताया कि ये चीन बहुत बड़ा है, चीन में बहुत सारे प्रांत हैं, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे हैं। अब उत्तरी चीन में देखते हैं कि बहुत सारे सेनाध्यक्ष जो थे या प्रांतपति जो थे, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना, यहाँ नानकिंग है और मान लीजिए कि उत्तर में जितने भी जगह हैं, सब जगह एक सेनाध्यक्ष जो है अपने अपने क्षेत्र में यहाँ बना लिया है, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यानी कि बहुत सारे प्रांतों को स्वतंत्र करके अपना एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी चीन की एकता के संदर्भ में। क्या किया चांग काई शेक ने? सबसे पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, नहीं समझा तो उसे युद्ध करना पड़ा। युद्ध करने के क्रम में देखते हैं कि मंचूरिया और सांसी प्रांत के जो अध्यक्ष थे, जो वहां के प्रांतपति थे या सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, नहीं हम नानकिंग सरकार में नहीं मिलेंगे। ऐसे में उन्हें उनके साथ युद्ध किया गया
और इसी समय हम देखते हैं कि मंचूरिया में जो मंचूरिया संकट जो उत्पन्न हो गया, उसके कारण नहीं, इसमें ये बात नहीं है। इसमें सेनाध्यक्ष जो है सांची और कौन सा मंचूरिया, इन के जो सेनाध्यक्ष थे उनको युद्ध में पराजित कर दिया और अपने अधीन कर दिया। यह देखकर और भी जगह के सेनाध्यक्ष जो थे, जो अभी युद्ध नहीं किए थे, वो डर गए कि अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात है, हम हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन लोग खुद नानकिंग सरकार के अंतर्गत आ गए या चांग काई शेक की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। अब दूसरा वामपंथी पार्टी, जैसा कि मैंने बताया कि वामपंथी पार्टी में दो मुख्य नेता थे। उनका नाम था वान चिंग बोई और चेंग यू लो। तो इन दोनों नेताओं ने चांग काई शेक के खिलाफ काम किया था। इन्हें दक्षिण पंथी में विश्वास नहीं था, ये वामपंथी थे, इनकी विचारधारा अलग थी। सबसे पहले तो नानकिंग सरकार के अंतर्गत जो चांग काई शेक है, इन्हें समझाने की कोशिश किया कि तुम इसमें मिल जाओ, हमारे साथ आ जाओ, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन इसी समय मंचूरिया संकट जैसी समस्या आ गई और हम क्या देखते हैं, ये जो वामपंथी नेता थे ये चांग काई शेक से मिल गए। चांग काई शेक से मिलने के बाद चांग काई शेक ने बहुत ही कूटनीति से काम किया। अब क्या किया, उन वामपंथी नेताओं को महत्वपूर्ण पद पे बैठा दिया, अध्यक्ष के पद पे बैठा दिया कि तुम ही सर्वो, तुम ही रहो यहाँ पे। लेकिन जब वामपंथियों में और भी सदस्य थे ना, उनको लगा कि देखो ये दोनों नेता तो धोखेबाजी करके चला गया, ये तो बहुत गलत किया। तो आपस में जो मनमुटाव हुआ वामपंथियों के बीच, इसका फायदा फिर से चांग काई शेक उठा लिया और वो जो है फिर से अध्यक्ष बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वामपंथी पार्टी को भी चांग काई शेक ने अपनी कूटनीतिज्ञता से नानकिंग सरकार के अंतर्गत लिया है। अब हम देखते हैं साम्यवादी को दमन करना। साम्यवादी भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि साम्यवाद का यहाँ बहुत प्रभाव था। सन यात सेन ने भी साम्यवाद को बहुत समर्थन दिया था, उसका ट्रेनिंग लिया था, उसको अपने यहाँ बुलाया था साम्यवाद के प्रचार के लिए। लेकिन ये साम्यवादी चीन के राजनीतिक परिस्थिति में बिल्कुल सूट नहीं कर रहे थे और इन लोगों ने पूरे देश को साम्यवादी बनाने के लिए अपनी एक नीति अपना ली थी। क्या अपना ली थी कि हम पूरे देश को साम्यवादी बना दें। और इस क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर साम्यवादियों का प्रभाव हो गया था। बहुत सारे लोग साम्यवादियों से प्रभावित हो गए थे। क्यों? क्योंकि साम्यवादी नीति के तहत जिनके पास भूमि नहीं है, तो जिनके पास भूमि है उसको छीन के उसको दे दिया गया। साम्यवादियों के द्वारा जो है बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए, बहुत तरह के फायदे दिए गए, जिससे वहां की जनता साम्यवादियों के प्रति आकर्षित होने लगी। वो नानकिंग सरकार से हट करके वो साम्यवादी सरकार की तरफ को झुकने लगी। यह देख करके चांग काई शेक ने साम्यवादी पे नकेल कसना शुरू किया, उसका दमन करना शुरू किया और बहुत तरीके से उसे देश से निकालने के लिए साम्यवाद को खत्म करने के लिए प्रयासरत हो गया। तो इस तरह से इसमें भी उन्हें सफलता मिली। चलिए अब आगे चलते हैं। सुधार कार्य। अब सुधार कार्य क्या किए इन्होंने? सबसे पहले तो अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उपाय किया गया। उसके अंतर्गत टीवी सुंग नाम के एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री को बुलाया गया, जो एक अर्थशास्त्री थे, एकदम बहुत उनको नॉलेज था इकोनॉमिकल ये में। तो उनको बुलाया गया और उनके द्वारा यह आकलन कीजिए कि क्या राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगी तो इसमें विदेशी हाथ नहीं होना चाहिए। इसके तहत हम क्या देखते हैं
कि स्वदेशी को इन्होंने प्रेशर देने की कोशिश की। इसके अलावा रुई, चना, चाय पत्ती, सिल्क, इन सब चीजों का उत्पादन को बढ़ाया गया। यहाँ के सिल्क जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। कहा जाता है कि जो सिल्क का जो ट्रेनिंग इसका था या सिल्क जो बनता था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। अमेरिका के एक विशेषज्ञ जो थे सिल्क के लिए यहाँ आए, यहाँ के कीड़े को लेकर के वो अमेरिका गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सिल्क के क्षेत्र में या अपने उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करके चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया गया। उद्योग धंधों को, व्यापार को और इनको प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों की स्थापना की गई। बहुत सारे बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, फार्मर्स बैंक, ये बैंक, वो बैंक, बहुत सारे बैंक बनाए गए। क्यों? क्योंकि इससे सरकार को उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनको सुविधा हो, वहां से ऋण लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में जो काम किया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। न्याय क्षेत्र में काम, न्याय क्षेत्र में भी काम करना बहुत जरूरी था। जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना नानकिंग में की गई। जर्मनी से और फ्रांस से कानूनी विशेषज्ञ बुलाए गए और उसके आधार पर दीवानी कानून, फौजदारी कानून या व्यापार से संबंधित कानून या उद्योग से संबंधित कानून, जितने भी कानून होते हैं उससे जर्मन और फ्रांस के कानून से उसे प्रभावित किया गया, उससे लिया गया और कानून में सुधार किया गया। तो न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति हुई। अब तक जो है पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही जो है न्याय व्यवस्था थी, अब न्याय व्यवस्था में एक नयापन लाया गया। सैन्य क्षेत्र में क्या हम देखते हैं, सैन्य क्षेत्र को भी बहुत आधुनिक तरीके से विकसित करने की कोशिश की। इसके लिए जर्मनी से सहायता लिया गया। जर्मनी के विशेषज्ञ यहाँ आए और सैन्य क्षेत्र के में जो भी होते हैं, हर जल, थल, वायुयान के, वायु के जितने भी क्षेत्र हैं सेना के, सभी को मजबूत करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अच्छे हथियारों का निर्माण कैसे हो, कारखाने लगे। कुल मिला जुला के सैन्य क्षेत्र को भी मजबूत बनाने की कोशिश की चांग काई शेक ने। परिवहन व्यवस्था यह बहुत जरूरी थी, क्योंकि अभी तक चीन में जो परिवहन या संचार व्यवस्था थी वह उतनी विकसित नहीं हुई थी जितनी अब तक हो जानी चाहिए। इसके लिए सड़क मार्ग को सुधारा गया, रेलवे को मजबूत किया गया, बहुत सारे लाइन बिछाई गई जिससे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना आसान हो जाए। हुनान, क्वांसी, यांसी, शांतुंग, इन सारे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाए गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि पानी के जहाज, उस क्षेत्र में भी जो है सुधार किया गया। वायुयान के क्षेत्र में भी सुधार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध के समय ये काम आएगा। दूसरा, शांति के लिए भी यह जरूरी है। और भी एक काम था, जैसे कि पहले विद्रोह हो जाते थे या सेनाध्यक्ष के द्वारा जो मुख्य सरकार है उस पर मुश्किल आती थी, तो वहाँ की जो परिवहन व्यवस्था, वहाँ की जो आवाजाही की सुविधा है वह सबके बस की बात नहीं होती थी और सरकार यहाँ पे मात खा जाती थी। तो ऐसी स्थिति में परिवहन क्षेत्र में सुधार लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे चांग काई शेक ने पूरा किया। इसके अलावा हम देखते हैं डाक, तार, टेलीफोन, पोस्टल व्यवस्था, इन सारे क्षेत्रों में भी सुधार की आवश्यकता थी और चांग काई शेक ने इन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक सुधार किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चांग काई शेक ने अपने होम पॉलिसी के अंतर्गत अपने देश को मजबूत करने की पूरी कोशिश की और इसके साथ ही सन यात सेन के सपने को भी पूरा करने की कोशिश की। लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं, इसमें हम एक कमी देखते हैं कि यहाँ सामाजिक न्याय नहीं हो पाया था। सामाजिक न्याय
की व्यवस्था नहीं थी, यह इसमें इनकी गृह नीति में एक कमी रह गई थी। तो इस तरह से नानकिंग सरकार की गृह नीति, याद रखिएगा, यह चांग काई सरकार की गृह नीति एक ही है। और आज मैं यहाँ से समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।